क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा फर्टिलाइजेशन को समझा हमने। देखो, मेल गेमिट क्या होता है, फीमेल गेमिट क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये सब बातें हम अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। अब एक काम करता हूं, सबसे पहले लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा और आपको बताना है ये शब्द का मतलब क्या है, ठीक है ना। आई विल आस्क यू सम टर्म्स, कि मैं आपसे कुछ शब्द पूछूंगा और आपको बताना है किसका संबंध किस चीज से है, ठीक है। तो कमेंट में लिख भेजिएगा। हाँ, ये बात अलग है, अभी एप्लीकेशन में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, तो जो यूट्यूब पे छोटा वीडियो आता है ना आपका 8-9 मिनट का, वहां कमेंट कर दीजिएगा। या अब यही तरीका बचता है यार, ना, जब ऐप में जाएगा तो हम वहां पे कमेंट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूछे नहीं, मैं आपसे पूछना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जब तक मैं आपसे पूछूंगा नहीं तब तक लगेगा नहीं कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं। तो कुछ टर्म है, आपको बताना है इनका संबंध किस चीज से है। गुबेर्नाकुलम क्या है ये, ठीक है। गुबेर्नाकुलम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। फिर आपको बताना है मुझे जो है नेक्स्ट टर्म जो है वो है कैपेसिटेशन, ठीक है। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, गुबेर्नाकुलम, कैपेसिटेशन, स्पर्मिएशन, ठीक है, ठीक है ना। फिर आपको बताना है पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, ठीक है, ठीक। आपको बताना है इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस, ठीक है। तो ये शब्दों के मतलब क्या है ना, मतलब मैं केवल एक रैंडम चेक कर रहा हूं आपको कि आपको चीजें याद है कि नहीं है, कि भूल गए, आगे आगे पार्ट पीछे पीछे पार्ट सब खत्म होता चला गया, आप पीछे काट के कि सब भूल गए, अब तो सारा हटके, तो भूलने नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर में हम बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम फर्टिलाइजेशन तक बात कर चुके थे, कि फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था किस प्रकार से जो है वो एक्रोसोम रोल प्ले करता है, ठीक है। हमने देखा था किस प्रकार से जो है वो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। फिर हमने देखा था, उसके बाद जब हमने कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में हमने बात किया था, तो हमने डिटेल में जो एनसीईआरटी में नहीं देखा वो भी हमने थोड़ा विस्तार से जाके वहां पर समझा और देखा हमने, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो, यहां पर फर्टिलाइजेशन है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी भाग में, यानी एम्पुला वाले भाग में फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन गया बेटा? जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में होता है माइटोसिस, के जाइगोट में माइटोसिस होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। और हमने कहा था जाइगोट में शुरुआती माइटोसिस के लिए हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया था? हमने उसके लिए क्लीवेज वर्ड का इस्तेमाल किया था। हिंदी में कहते हैं इसको हम विदलन, हिंदी में इसको हम विदलन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। फिर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि जो है स्पर्म दो तरह का होता है, एक्स और वाई, जबकि ओवम केवल एक्स तरह का होता है। और मैंने कहा था आपसे कि एक मिसकंसेप्शन है इंडिया के अंदर कि फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल और फीमेल के बेबी, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। इट इज द स्पर्म जो एक्स या वाई दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, के थोड़ा पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो देखो बेटा, एक बात क्लियर है ना, यहां पे मैंने आपसे कहा जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो नंबर एक, कुछ बातें बिल्कुल दिमाग में रखना, भूलना नहीं है। फर्टिलाइजेशन किसका हुआ बेटा? सेकेंडरी oocyte का हुआ। वहां पर स्पर्म फ्यूज किया, उसने अपना सेंट्रियोल कंट्रीब्यूट किया, सेकेंडरी oocyte ने अपना म्यूसिस सेकंड पूरा किया, फिर oocyte में कन्वर्ट हो गया और पोलर बॉडी को बनाया। oocyte के पास में क्या हुआ कि फिर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए। तो सेकेंडरी oocyte में न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों नहीं हुआ? तो ये भी मैंने कारण बतलाया था, वहां पर न्यूक्लियस था ही नहीं, वहां पे तो क्रोमोसोम अलग अलग प्रेजेंट है ना। पहले वो डिवीजन पूरा हुआ, फिर न्यूक्लियस बना, फिर वो दोनों फ्यूज किए और बन गया जाइगोट बन गया, ठीक है। तो चलिए हम देखते आगे, उसके बाद क्या हुआ। The mitotic division starts as the zygote move through the isthmus of the ovidity। देखिए, यानी वास्तव में
जो इम्प्लांटेशन है, जो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? यूटेरस की वॉल में एम्ब्रियो का धंसना, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि यूटेरस की जो वॉल है, एंडोमेट्रियम है, वहां पर जो है एम्ब्रियो को आपका अपने आप को सेट करना, चिपक जाना या धस जाना, जिसको हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम इम्प्लांटेशन वर्ड यूज करते हैं। मतलब अब जो है वो हमें मालूम है सेकेंडरी oocyte कहां निकला था? ओवरी से निकला, फिर वो इन्फेंटिबुलम से होता हुआ, एम्पुला से होता हुआ कहां पहुंचा? एम्पुलर में पहुंचा, वहां फर्टिलाइजेशन हो गया। अब वहां से जो है जाइगोट कहां मूव करेगा? जाइगोट मूव करेगा इस्थमस की ओर, जाइगोट मूव करेगा, ठीक है। उस दौरान उसमें माइटोसिस होगा और इसे हम बोलेंगे क्लीवेज, बोलेंगे हम कि क्लीवेज के। अब क्लीवेज और नॉर्मल माइटोसिस में फर्क क्या होता है, हम आगे बात करेंगे इस बारे में। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि क्लीवेज में ग्रोथ फेज नहीं होती है, क्लीवेज में ग्रोथ अवस्था या ग्रोथ फेज नहीं होती, क्लीवेज में ग्रोथ फेज नहीं होती है। अब ग्रोथ फेज बोले तो क्या? जैसे मैंने कहा एक सेल है, ये ग्रो किया, साइज बढ़ाया, फिर ये दो अपने समान की दो सेल्स ने वाली साइज की, ठीक है, सेम साइज की दो सेल बन गई, ये है नॉर्मल माइटोसिस के। लेकिन क्लीवेज में क्या हुआ? एक सेल डिवाइड हुआ, दो छोटे सेल बन गए, फिर ये दो छोटे सेल डिवाइड हुए तो चार छोटे सेल बन गए, फिर ये डिवाइड हुए तो 8, ठीक है, ऐसे सेल होंगे। मतलब हर बार साइज छोटा हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहा है पर साइज छोटा हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ फेज नहीं होती, यहां पे इसे क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिवाइडिंग जाइगोट, ध्यान से बात समझो, सुनो, के जो डिवाइडिंग जाइगोट है बेटा, जो एम्ब्रियो लगातार ग्रो कर रहा है, जाइगोट के डिवाइड होने पर जो एम्ब्रियो बन रहा है, वो डिवाइड होते होते कहां तक मूव कर रहा है? वो मूव कर रहा है कहां पर? वो मूव कर रहा है यूट्रस की ओर, वो मूव कर रहा है। अब आप बोलोगे सर कैसे मूव करता है? सीलिया से मूव करता है कि फ्लैजिला से मूव करता है? अरे बेटा, जो फैलोपियन ट्यूब में क्या सीलिया लगे हुए हैं, वो उसको लगातार एक डायरेक्शन देते हैं और वो उसको मूव कराते हैं आगे, पैसिव मूव करता है वो, ठीक है। और सबसे पहले एक से दो सेल बनी, ठीक है, दो से फिर चार सेल बनी, चार से फिर 8 सेल बनी, ठीक है, देन 16 के। तो हमने क्या कहा? इन सेल्स को क्या बोला? डॉटर सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये वर्ड याद रखना है के। ब्लास्टोमियर क्या होता है बेटा? जब जाइगोट में क्लीवेज होता है और एम्ब्रियो बनता है तो बगैर ग्रोथ अप फेज के लगातार माइटोसिस होता है। तो जो डिवीजन होने पर जो सेल्स बनती हैं बच्चों, वो क्या होती है बेटा? वो ब्लास्टोमियर होती है ना बेटा, ठीक है, क्लियर। फिर the embryo with 8 to 16 blastomere is called morula, very IMP, ठीक है ना, भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है ना बेटा, है ना, ठीक है। मतलब जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो होता है उसे मोरुला कहते हैं बेटा, है ना। मोरुला सॉलिड गेंद के समान होता है, इट इज लाइक ए सॉलिड मास ऑफ सॉलिड, ठीक है, मास ऑफ सेल, कोशिकाओं का ये, इसमें कोई कैविटी नहीं होती, याद रखना बेटा, मोरुला में कोई कैविटी नहीं होती, ठीक है ना, ठीक। The morula continue to divide, लगातार डिवाइड करता रहता है और ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, इट मूव्स फर्दर टू द यूट्रस के। अब ये सब कुछ कब चल रहा है? ये सब कुछ फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला है। फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट बना, फेलोपियन ट्यूब में मोरुला बना, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बना, जिसको ब्लास्टोला भी कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बना, ठीक है, ठीक। The blastomere of blastocyst are arranged in outer layer called the trophoblast, ठीक है ना। अब जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं उसमें सेल्स की दो पंक्तियां, दो, अब देखो नंबर ऑफ सेल बढ़ चुका है, काफी सारा है। देखो मैंने कहा ना 8 से 16 ब्लास्टोमियर थे तो वो मोरुला था, अब लगातार डिवीजन हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ चुका है, तो सेल्स की दो लेयर बन गई, एक आउटर लेयर बन गई है और एक इनर सेल मास बन गया के। तो हमने क्या बोला कि जो आउटर लेयर होती है ना, वेरी देखो बेटा, यहां पर एग्जामिनर कई सारे क्वेश्चन करता है के, और इन क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना बेटा, है ना, ठीक, भरोसा कर लो आप पे, क्योंकि देखो आप गलत करके आओगे तो नाम किसका खराब होगा? नाम तो मेरा खराब होगा, ठीक है ना, मेरा नाम खराब नहीं करो यार, है ना। आप तो देखो यार, है ना, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा, है ना, ठीक है। यकीन कर लो आप पे, है ना, याद रखना बेटा, है ना। देखो, है ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप सारे बच्चों से बोलता हूं मैं कि बेटा, है ना, हमको हर दिन हर अपॉर्चुनिटी को बहुत ही जो है गंभीरता से लेना चाहिए, ठीक है। जो कह रहा हूं मतलब याद भूलना नहीं, मतलब भूलना नहीं आपको, है ना, ठीक है। नहीं तो कभी तो मिलोगे सामने, फिर कान पकड़ के खींचूंगा तुम्हारे ना। तो देखो, ब्लास्टोसिस्ट जो है उसमें जो ब्लास्टोमियर होते हैं वे अपने आप को दो प्रकार से अरेंज करते हैं, एक तो आउटर लेयर बना लेते हैं जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर सेल्स का एक गुच्छा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास कहते हैं, मतलब कि वो एम्ब्रॉनिक, देखिए क्वेश्चन क्या है,
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो कौन सी अवस्था है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो कौन सी अवस्था है, वो कौन सी फेज है जिसमें कि आपको ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास देखने मिलेगा, जिसमें कि ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास देखने मिलेगा। तो वो अवस्था क्या होती है बेटा, वो अवस्था होती है ब्लास्टोसिस्ट। वो अवस्था क्या होती है, वो अवस्था होती है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं उस अवस्था को हम, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उसको हम। क्लियर, ठीक है ना, है ना, ठीक। चलिए ये बात हमको समझ में आई कि उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। देखो अब क्या बोल रहा है आपसे कि ये बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, अंदर जो है वो इनर सेल मास प्रेजेंट के। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होती है बेटा, ये एंडोमेट्रियम सेट। अब एंडोमेट्रियम क्या होता है, यूट्रस की इनर वॉल। एंडोमेट्रियम क्या होता है बेटा, यूट्रस की इनर वॉल। अच्छा बताओ बेटा मेरे को फटाफट है ना, कमेंट में लिख भेजना, बताना मेरे को कि एंडोमेट्रियम को, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए कौन से हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। Which hormone is required for the maintenance of endometrium in the uterus? के यूटरस में एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए किस हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, बताइए। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, चलिए इनर सेल मास जो है वो डिफरेंशिएट होके हम, अब देखो मजे की बात ये कि जो ब्लास्टोसिस्ट है ना बेटा, उसका जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम से आकर चिपक जाता है, वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। मतलब इंप्लांटेशन में एम्ब्रियोनिक कौन सी इंप्लांटेशन के दौरान कौन सी एम्ब्रियोनिक सेल्स हेल्प करती हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं वे इंप्लांटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनर सेल मास एक्चुअल एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट के। जैसे ही ये ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से चिपकती है तो अब यूट्रस की जो सेल है वो भी डिवाइड करने लगती है, और डिवाइड करने के बाद इसको पूरा कवर कर लेती है 10। जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि ये मान लो ये यूट्रस की, इमेजिन करते हैं ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है। ठीक है ना, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम लेयर है। यहां पर जो है ये अपना आके इंप्लांट किया इसने। ठीक है, तो अब क्या होगा, यूट्रस की वॉल सेल भी डिवाइड करेंगे और इसको ऐसे कवर कर लेंगे, इसको पूरा कवर कर लेंगे इसे। ठीक है ना, ऐसे ऐसा कवर कर लेंगे, घेर लेंगे इसको पूरा। इसे बोलते हैं इंप्लांटेशन, अंदर की ओर धसा लेंगे उसको उठ के। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। के परिणाम स्वरूप यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट अंदर की ओर धस जाता है वो। ठीक है ना, और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम इंप्लांटेशन कहते हैं। और यहीं से हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआत हो चुकी है। यहीं से हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी की शुरुआत हो चुकी है। क्या, तो क्लियर। तो व्हाट आर दी पॉइंट्स टू रिमेंबर, एंड वे कौन से पॉइंट दिमाग में रखना है हमको। नंबर 1, जाइगोट जब डिवाइड करता है तो ऐसी माइटोसिस करता है जिसमें ग्रोथ फेज नहीं होती है, लगातार सेल डिवाइड करती रहती है बगैर ग्रोथ के। तो हर बार सेल्स का साइज पहले से छोटा हो जाता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, पर डायमेंशन में बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं, उन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। इस तरह के डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। और जैसे ही जो है वो 8 से 16 सेल का ग्रुप बनता है, मोरूला बोलते हैं। मोरूला में डिवीजन होता है, उससे ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर क्या होती है बेटा, फटाफट बोलिए क्या होती है, ट्रोफोब्लास्ट होती है। अंदर क्या भरा होता है, इनर सेल मास भरा होता है। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम जाके चिपक जाती है और फिर यूट्रस के एंडोमेट्रियम जो है उसको पूरा कवर कर लेती है। तो क्या हो गया, ये हो गया इंप्लांटेशन हो गया। क्लियर, और यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। देखिए ध्यान से ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट इमेज बेटा, के एग्जाम में आया हुआ है, कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट इमेज है, और मैंने भी आपको एमसीक्यू में दिया हुआ बेटा इसके। ठीक है ना। आज बता है बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत हो गया आज मेरा। आज सुबह वो ऐप वाला वीडियो बनाया, फिर सेल्फ साइटोलॉजी वाला वीडियो बनाया, फिर बहुत सारे लोग जो है वो उनके अलग अलग कुछ वीवीआईपी लोग हैं जिनका डायबिटीज़ का किसी का इशू, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन करते हैं वो लोग के, तो वो किया, फिर ये लेक्चर रिकॉर्ड किया। मतलब आज सच में मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कि थक गया हूँ मैं, सीरियसली फील हो रहा है ऐसा ना। चलिए, आपके लिए थकना नहीं है बेटा, आपको तो अभी स्ट्रगल करना है। और आप में मेरे में कितना फर्क है यार, है ना, ठीक है ना, मतलब एज का भी तो फर्क है ना। ठीक है, मतलब आप में से कई लोगों का तो 96 में जो है वो जन्म ही नहीं हुआ होगा, और मेरा 96 का एमबीबीएस का बैच है। ठीक है, मतलब लगता है सुन के कि आप लोग का डब वर्ड जब देखता हूँ लगता है कि हाँ वाकई में जो है वो धीमे धीमे बूढ़ा हो रहा हूँ, ऐसा लगता है। तो ठीक है, चलिए, तो अभी
ए बी सी डी की बात करें तो देखो आप देख रहे हैं बेटा मोरुलर के, देखो क्या है ये है ए है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte ए क्या है, ए है सेकेंडरी oocyte है ना, ठीक है। ये क्या बी में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बनेगा यहाँ पे। ये क्या हुआ बेटा, ये क्लीवेज की शुरुआत यहां से हो चुकी है, ठीक है ना। फिर क्या देख रहे हैं, ये है मोरूला यहाँ पे, ठीक है ना। ब्लास्टोसिस्ट का इंप्लांटेशन दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए आप एफ जो है वो ब्लास्टोसिस्ट के, ये ब्लास्टोसिस्ट दिखाई पड़ रहा है। पता है आपको ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो कैविटी होती है ब्लास्टोसील बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर देखो ये क्या है बेटा, ध्यान से बात सुन के, ये इनर सेल बात, ये है इनर सेल मास, आईसीएम लिख दिया मैंने, इनर सेल मास के। और बाहर वाली लेयर को क्या बोला हमने, इसको ट्रोफोब्लास्ट बोला इसको हमने। और अंदर जो कैविटी वो है ब्लास्टोसील कैविटी, वो क्या है, वो है ब्लास्टोसील कैविटी है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं बेटा हम यहां से, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर निकल के थोड़ा समझने के लिए। अबाउट 34 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन के तकरीबन ह्यूमंस की बात चल रही है कि मनुष्य की बात चल रही है, ह्यूमंस के फर्टिलाइजेशन के तकरीबन 34 आवर्स के बाद में जो न्यूली फॉर्म जाइगोट होता है वो डिवाइड करना शुरू करता है, 1 से 2 सेल बनती हैं, 2 ब्लास्टोमेर बनते हैं, और ये सब कुछ फेलोपियन ट्यूब में होता है, ये फर्स्ट क्लीवेज के। यानी जो टाइम गैप जो फर्टिलाइजेशन से लेकर फर्स्ट क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट क्लीवेज तक का जो टाइम गैप है वो 34 आवर होता है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन ऑकर्स विद इन दी 40 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन के, फिर उसके 6 घंटे के बाद जो है दूसरा डिवीजन होता है, नेक्स्ट डिवीजन ऑकर्स विद इन 40 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन के। थर्ड डिवीजन ऑकर अबाउट 3 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तीसरा डिवीजन जो होता है वो जो है फर्टिलाइजेशन के थर्ड डे होता है, क्या मतलब 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल बनती है, 8, मतलब ये है कि यहां पर मोरूला बन रहा है, थर्ड डे फर्टिलाइजेशन में जो है वो मोरूला का फॉर्मेशन हो चुका होता है, और ऐसा कहते हैं कि यही वो पीरियड है जहां पर जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले सकता है, कि जो है अनप्रोटेक्टेड, के हम ऐसा बोलते हैं कि जो प्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी है और किसी को डाउट है कि प्रेगनेंसी हो सकता है, तो पॉपुलेशन के 72 आवर्स के अंदर, पॉपुलेशन के 72 आवर्स के अंदर, मतलब तकरीबन 3 दिनों के अंदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेना होता है, जिसके चलते जो है वो प्रेगनेंसी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका इस्तेमाल बार बार करने पर हार्मोनल डिसबैलेंस बॉडी में हो सकता है, क्या इसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर एट द 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रो रीचेस द यूट्रस, के यानी फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन एम्ब्रो जो है वो यूट्रस तक जो है वो यूट्रस तक जो है वो पहुंच चुका होता है, ठीक है ना। एम्ब्रो जो यूट्रस तक जो है वो पहुंच चुका होता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। फिर मोरूला इज अ सॉलिड मास ऑफ सेल हैविंग 8 to 16 ब्लास्टोमेयर। मोरूला मींस लिटिल मलबरी, याद रखें के मोरूला कोशिकाओं का एक ठोस गुच्छा होता है और इसमें 8 से 16 ब्लास्टोमेयर होती हैं, इसका मतलब होता है लिटिल मलबरी के समान दिखाई पड़ता है। देखिए ये एग है, जाइगोट है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, और ये बन गया है मोरूला एंड दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, देख रहे हैं आप, ठीक है। ध्यान से इमेजेस देखिएगा, इमेजेस बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा आप, है ना, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर याद रखना बेटा, द क्लीवेज इन मैमेलियन जाइगोट इज होलोब्लास्टिक, यानी क्लीवेज का जाइगोट की सभी सेल डिवाइड करती हैं लगातार, तो हम कहते हैं कि ये पूछा जाता है बेटा एग्जाम में ना, होलोब्लास्टिक क्लीवेज हमको जो है मैमल्स के अंदर देखने मिलता है। बेट के कुछ प्रश्न उठता है कि हाउ क्लीवेज डिफर फ्रॉम नॉर्मल माइटोसिस, तो मैंने आपको बताया ग्रोथ फेज नहीं होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से क्लीवेज नॉर्मल माइटोसिस से अलग होता है। इसमें इंटरफेज जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, इंटरफेज जो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज बोलते हैं, वो बहुत छोटा होता है, लगभग नाक के बराबर होता है, ठीक है। ये केवल जाइगोट में और एम्ब्रो में देखने मिलता है। यहां पर हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है। साइज ऑफ सेल डिक्रीज एवरी डिवीजन, है ना, हर विभाजन डिवीजन के बाद में सेल का साइज पहले से आधा हो जाता है, ठीक है, क्लियर। और डीएनए का संश्लेषण यहां पे स्मॉल होता है। अब आप बोलोगे सर ग्रोथ फेज एब्सेंट, आपने कहा देखो बेटा कंप्लीटली एब्सेंट तो ग्रोथ फेज हो ही नहीं सकती है। ग्रोथ फेज में क्या होता है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज होता है जो इंटरफेज में शामिल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली क्लीवेज में, आप देखो मैं साइटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कोशिका विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि क्लीवेज के बीच में G1 फेज ना के बराबर, G2 फेज ना के बराबर, एस फेज लेकिन नॉर्मल होता है, क्योंकि कारण ये कि एस फेज में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, फास्टर रेट में होता है परंतु एस फेज पाया जाएगा, ठीक है। अब इन 64 सेल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो के 64 सेल स्टेज में एक कैविटी बनती है, कैविटी बनती है, कोशिका के गुच्छे में कैविटी बनती है। इस कैविटी को हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलते हैं या ब्लास्टोसील कहते हैं, मैंने बताया आपको बिट के, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट के। और
अब एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। मतलब मोरूला और ब्लास्टोसिस्ट में फर्क ये होता है कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आपको एक कैविटी देखने मिलेगी, उस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। आपको ब्लास्टोसिस्ट के अंदर सेल्स की 2 रो देखने मिलेंगी, बाहर वाली रो को आप ट्रोफोब्लास्ट बोलोगे, अंदर वाली को इनर सेल मास बोलोगे आप, ठीक है ना। The cells of trophoblast which are in contact with the inner cell mass, यानी वो सेल्स जो इनर सेल मास, यानी ट्रोफोब्लास्ट में भी मल्टी लेयर सेल की होती है, तो ऐसी सेल जो इनर सेल ट्रोफोब्लास्ट की ऐसी सेल्स जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में होती है उनको हम सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। ठीक, तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो एम्स में पूछा गया है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन जिपमर में आया हुआ है आपका, ठीक है ना। पहले किसी समय में AIPMT के अंदर आया हुआ है। तो याद रखना था सेल्स ऑफ रॉबर का संबंध किस चीज से, सेल्स ऑफ रॉबर का संबंध जो है वो आपके ब्लास्टोसिस्ट से, ब्लास्टोसील से, के इसका संबंध एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, ठीक है। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture. But it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. Implantation occurs after 7th day of fertilization. फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन इम्प्लांटेशन होता है। मतलब यूट्रस की वॉल जो है वो इसको अपने अंदर धसा लेती है। ठीक है, क्लियर बेटा, है ना। जोना पेलिसुडा remains maintain in morula and disintegrate in ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो बेटा इंटरेस्टिंग बात है, एंड जोना पेलिसुडा याद है आपको, सेकेंडरी ऊसाइट में एक बाहर लेयर थी जोना पेलिसुडा, बाद में हार्ड, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो लेयर हार्ड हो गई थी। मैंने कहा था आपसे कि जोना पेलिसुडा फर्टिलाइजेशन हार्ड होती ताकि दूसरे स्पर्म अंदर ना आ सके, है ना, याद है ना। कॉर्टिकल रिएक्शन हो गया, फिर हार्डनिंग हो गया था वहां पे। तो जोना पेलिसुडा जो है वो मोरूला, यानी मोरूला अवस्था तक तो हमको देखने मिलती है, लेकिन ब्लास्टुला अवस्था में वो खत्म हो जाती है। मतलब ये छोटे छोटे डिटेल है बेटा, और एग्जामिनर कई बार है ना एकदम पागल जैसे इन क्वेश्चन को पूछ लेता है उठ के, यानी ये बिल्कुल स्मॉल डिटेल्स हैं। सेल्स ऑफ रॉबर, और ये आपको पता है आपको एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में आपको कंप्लीट ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी आपको, ये सब चीजें भी वहां आएंगी, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी एम्स में का पेपर पहले बनता था, थोड़ा लेवल उसका हायर साइड होता था पेपर का, तो पूछ लिया करते थे आपसे उठ के। जोना पेलिसुडा जो है वो रिमेन्स मेंटेन इन मोरूला एंड डिसइंटीग्रेट इन ब्लास्टुला के। जोना पेलिसुडा जो है मोरूला में मेंटेन रहता है, ब्लास्टुला में जो है वो डिसइंटीग्रेट कराता है के। दिस प्रिवेंट द इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन फेलोपियन ट्यूब के। इससे क्या होता है कि फेलोपियन, अब देखो इसका फायदा क्या है, क्यों ऐसा होता है। यदि जोना पेलिसुडा मोरूला अवस्था में हट जाती है तो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनता ना बेटा, तो वो उसकी जो सेल्स होती है, याद रखना ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर सेल्स होती है ना, ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है, वो सेल जो है चिपचिपे यानी वो स्टिकी प्रकृति की होती है, जहां सेल्स में चिपक जाती है आके उठ के। तो इंप्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में हो गया होता है, तो क्या होता है कि मोरूला फेज में ही जो है जोना पेलिसुडा प्रेजेंट होता है, उसको वहां चिपकने से रोकता है, वो हार्ड लेयर होता है, चिपक नहीं पाता के। जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है और डेवलप होता है ना, जब उसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनती है तब वो गायब होता है, तब तक वो कहां आ चुका होता है, वो जब तक आ चुका होता है यूट्रस के अंदर आ चुका होता है, ठीक है ना, क्लियर। देखिए ध्यान से ना, एकदम बड़े अटेंटिव होकर इस इमेज को देखते बेटा के। हालांकि आपको देख के लगा कि पता नहीं कितना क्या लिखा है इसके अंदर, पर ऐसा कुछ नहीं बेटा, हम समझने की कोशिश करते हैं कि डे 0 मतलब जहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, हमने कहा पहला दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, ये फर्टिलाइज एग बन गया है ना, ये सेकेंडरी oocyte आया था आ के। डे 1 पहला क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, देखिए पहला क्लीवेज हुआ, यहां पे 2 सेल्स बन गई, यहां पे देख रहे हैं आप 2 सेल्स बन गई, है ना। सेकंड सेल क्लीवेज हुआ, 4 सेल बन गई। थर्ड क्लीवेज हुआ आपके 8 सेल बन गई, मतलब यहां पे मोरूला बन चुका है, ये मोरूला बन चुका है। डे 4 में देखो कहां पहुंच चुका है, 8 सेल वाला कॉम्पैक्टेड मोरूला कहां पहुंच चुका है, ये यूट्रस के अंदर ऑलमोस्ट इंटर कर चुका है, यूट्रस के अंदर ऑलमोस्ट इंटर, और इस समय ही जोना पेलिसुडा गायब हो जाएगी, क्योंकि अब जो है वो यूट्रस में पहुंच चुका। अब यदि इंप्लांटेशन हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, इसका जो जोना पेलिसुडा हट गया यहाँ पे, और देखो बाहर वाली लेयर, ये जो है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है, इसने अपने आप को देखी जोना पेलिसुडा खत्म हट गया यहाँ पे ये, और ये हैचिंग हो गया, मतलब जोना पेलिसुडा को हटकर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो उसने अपना साइज बढ़ाया, उसने जोना पेलिसुडा को प्रेशर से हटाया, उसने हटाने के बाद में अब जैसे ही वो हटा, इसकी सेल्स चिपचिपी होती है, स्टिकी सेल होती है, वो चिपक गई आके। तो यूट्रस पर कोई एक जगह नहीं होती है कि जहां पर चिपके, कहीं भी जाके चिपक सकता है। ये कहीं यूट्रस में पोस्टीरियर वॉल पर,
एंटर वॉल पे कहीं भी जाकर ये चिपक सकता है, अटैच हो सकता है। देखिए आप, है ना, बिल्कुल ध्यान से इमेज देखिए, ठीक है। मैं आपको इस तरह का इमेज बेटा जो है परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको देखने में आसानी हो, उसको, ठीक है, समझने में आसानी हो। ठीक, देखिए ना कैसे, है ना, ट्रोफोब्लास्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, इनर सेल मास दिखाई पड़ रहा है आपको, ट्रोफोब्लास्ट देख रहे हैं आपके, और देख रहे हैं बाहर वाली से चिपचिपी होती है ट्रोफोब्लास्ट सेल, जैसी जैसी टच में आई वो चिपक गया। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होती हैं वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में चिपक जाती हैं। जैसे ये ट्रोफोब्लास्ट सेल से उसने ऐसा प्रोजेक्शन बनाया, उसने चिपक गई, और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की सेल होती है वो भी इससे चिपक जाती है सेट के। तो इस प्रकार से इंटरडिजिटेशन के यानी वो सेल्स आपस में मजबूती से जुड़ जाती है ताकि ये निकल ना जाए, एम्ब्रियो बाहर गिर ना जाए, अबॉर्ट ना हो जाए, ठीक है ना। देखिए इंटरडिजिटेशन हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक। देखिए ना, अब इंपॉर्टेंट नोट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है, मान लो टाइमिंग का गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया कि कोई ऐसा कारण था कि जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो था वो किसी कारण से वो जो है यूट्रस तक नहीं पहुंच पाया। सरप्राइजिंगली देयर आर सम मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कि व्यक्ति के शरीर में जो है वो आपकी सिलरी मूवमेंट को स्लो डाउन कर देती है। कुछ इन्फेक्शन भी ऐसे होते हैं। तो वैसी कंडीशन ऐसा हुआ कि जब मोरूला बना ना फेलोपियन ट्यूब में, तो उसका मूवमेंट काफी स्लो हो गया, तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन अब वो तो टाइम फिक्स है, मोरूला से ब्लास्टुला बनेगा और फिर वो बाहर निकलेगा। तो कई बार फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही जो है वो इम्प्लांटेशन हो जाता है, और यदि ऐसा होता है तो फिर एबॉर्शन करना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम है, फेलोपियन ट्यूब में पूरा का पूरा बेबी डेवलप नहीं हो सकता है, और ऐसी प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल इंप्लांटेशन साइट क्या होता है? यूट्रस होता है, ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल इंप्लांटेशन कहां होता है? वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में, आफ्टर इंप्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। मैंने कहा ना कि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को डेवलप करती है इंप्लांटेशन के बाद, और वो यूट्रस की वॉल में अंदर धंसते हैं, और यूट्राइन वॉल उनसे चिपकती है, या कि ऐसे चिपकती है और ये बांध लेती है। इससे ये दिस इज द इनिशियली फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा है। इतना क्लोज कनेक्शन बनता है ये कि किसे हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि ये बनने की शुरुआत है, हम बोलते हैं कि प्लासेंटा की बनने की शुरुआत, मतलब ये कोरेनिक बिलाई बन गया यहाँ पे। हम क्या देखते हैं इसमें, कोरेनिक बिलाई जो जुड़ गया यहाँ पे, प्लासेंटा की बनने की शुरुआत होती है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन appear on the trophoblast called the कोरेनिक बिलाई which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood के, यानी यूट्रस का टिश्यू है, मैटरनल ब्लड है। अब मैटरनल ब्लड कहां से आ गया बेटा? क्योंकि एंडोमेट्रियम में तो कई सारी आर्टरीज सप्लाई होती है ना, ब्लड सप्लाई होती है, वहां पर ये चिपक गया के। द कोरेनिक बिलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इंटरडिजिटेटेड? तो देखो बेटा ऐसा है, जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये है ना, इसकी ट्रोफोब्लास्ट सेल है, इसने ऐसे ऐसे फिंगर लाइक पोजीशन बनाया इसने, ठीक है, ये इनर सेल मास है, कैविटी है, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, ठीक। और यूट्रस की वॉल है। यूट्रस की वॉल ने भी जो है क्या किया, इसके साथ में उसने कुछ सेल्स को बनाया और उसको उसने चिपका लिया जोड़ लेके। तो हमने क्या कहा, ऐसे ही चिपक गया। तो ये क्या बन गया, एक कॉम्पैक्ट ऐसा मजबूत बॉन्ड बन गया, जिसे मैंने कहा कि ये इमेजिन कीजिए, ये दिस इज द ब्लास्टोसेल, उसका इंटरडिजिटेशन, ट्रोफोब्लास्ट का इंटरडिजिटेशन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये यूट्रस की वॉल है, ऐसे आए, चिपक गए, जुड़ गए, बन गया, जुड़ गए, मजबूत जोड़ बन गया है। तो ये है प्लासेंटा के बनने की शुरुआत है। तो प्लासेंटा कैसे बनता है बेटा? तो कोरेनिक बिलाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरेनिक बिलाई? कोरेनिक बिलाई क्या होती है बेटा? जो ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट होती है, वो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स जो फिंगर लाइक पोजीशन बनाती हैं और वो यूट्रस की वॉल में धंसती है, उन्हें कोरेनिक बिलाई बोलते हैं हम। बिलाई मतलब ऐसे स्ट्रक्चर के, ठीक है, कोरेनिक बिलाई बोलते हैं उसे हम। और यूट्रस के टिश्यू से मिलती है और जो है वो आपस में जुड़कर एक यूनिट बनाती है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट बनाती है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस उसको ब्लड सप्लाई करेगा, उसे न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, इसे बोलते हैं प्लासेंटा बोलते हैं। तो प्लासेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर, के एम्ब्रियो और मदर के बीच में जो कनेक्शन है वो प्लासेंटा होता है। क्या होता है? अब प्लासेंटा कैसे बनता है हम समझ गए कि जो कोरेनिक बिलाई होती है और यूट्राइन वॉल होती है वो आपस में इंटरडिजिटेशन फिंगर लाइक पोजीशन आती है, जुड़ जाती है आपस में, और उससे प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर? देखिए, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द प्लासेंटा। प्लासेंटा कैसा होता है, ठीक है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लासेंटल कॉर्ड है। फीटस को जो होता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, और दिस इज द प्लासेंटा, के ये यूट्रस के अंदर, ये
ये यूट्राइन, यहां पर ये क्या यूट्राइन साइड है, ये यूट्राइन साइड है, इसको प्लासेंटा को पूरा निकाल कर दिखाया मैंने आपको, ठीक है ना, ठीक है। और ये दिस इज सप्लाई टू, ये कॉर्ड से सप्लाई टू फीटस, फीटस को सप्लाई होती है यहां पे, ठीक है ना। देखिए ये रियल एक्चुअल पिक्चर देख रहे हैं हम प्लासेंटा का, कि याद रखिएगा प्लासेंटा को हम बच्चे का ट्विंस भी कहते हैं हम, इट इज लाइक द ट्विंस ऑफ द फीटस, के बेबी का जन्म होता है ना तो प्लासेंटा भी का भी जन्म होता है, प्लासेंटा को भी रिमूव किया था वहां से, यूट्रस से प्लासेंटा भी एक्सपेल होता है उठ के, बेबी का जन्म हुआ देन प्लासेंटा एक्सपेल होता है वहां से बांट के। तो आजकल प्लासेंटल ऐसे बैंक बन चुके स्टेम, इन्हें प्लासेंटा में बड़ी मात्रा में स्टेम सेल होती हैं, तो प्लासेंटा को आजकल लोग प्रिजर्व करवाते हैं, इनके लाइफ सेल ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कि इसको प्रिजर्व करती हैं और इन स्टेम सेल्स का भविष्य में बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं कि प्लासेंटा किस तरह का होता है, हम देख रहे हैं कि बेबी डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये, और आप देख रहे हैं कि इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कोरोनिक विलाई दिखाई पड़ रहा है, और कोरोनिक विलाई के साथ में क्या जुड़ा हुआ, यूट्रस की वॉल जुड़ी हुई यहाँ पे, और उससे प्लासेंटा बना है, और ये हम देख रहे हैं कि ये जो है वो फीटस को जो भी चाहिए होता है फीटस को सप्लाई, वो सब जो है प्लासेंटा के थ्रू मेंटेन किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा मैटरनल ब्लड, माँ का ब्लड और बच्चे का फीटस का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता, दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। दोनों के बीच में जो है वो एक्शन जो है गैसेस एक्शन होता है, मेटल का एक्शन होता है, लेकिन दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए मैटरनल ब्लड अलग होता है, फीटल ब्लड अलग होता है, ठीक है ना, क्लियर। The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrient to the embryo and also removal of CO2 and excretory product from the embryo, okay? तो प्लासेंटा जो होता है ना वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, CO2 को रिमूव करने में हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी मैटर को रिमूव करने में हेल्प करता है, okay? The placenta is connected to the embryo through the umbilical cord. प्लासेंटा एम्ब्रियो से umbilical cord के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है। प्लासेंटा एम्ब्रियो से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेटा जुड़ा होता है, और यही वो कॉर्ड होता है जो कि सारे सब्सटेंस प्रोवाइड करता है, किसको, एम्ब्रियो को सारे सब्सटेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं आपको बता रहा हूं बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, प्लासेंटा के जो हार्मोन है ना ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड दे आर ऑल टाइम इंपॉर्टेंट, कि ये ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, प्लासेंटल हार्मोन के ऐसे हार्मोन, और प्लासेंटा केवल कब बनेगा, प्रेगनेंसी बनेगा। तो लोग कहते हैं प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो केवल प्रेगनेंसी में बनते हैं उन्हें प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हार्मोन कहते हैं, और मोस्टली ये प्लासेंटा से बनते हैं। तो क्या कहा हमने कहा कि प्लासेंटा जो होता है वो एंडोक्राइन टिश्यू के समान भी काम करता है, कि प्लासेंटा फीटस को सप्लाई तो करता है, साथ में वो एंडोक्राइन टिश्यू के समान भी काम करता है। कुछ हार्मोन ऐसे कि मैंने कहा ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोफिन, के देखिए सिंपल सी बात है, कोरियोनिक का मतलब क्या है, कोरियन से निकलता है, कोरियन क्या, कोरोनिक बिलाई क्या है, देखा था अभी हमने के, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोफिन मतलब प्लासेंटा से निकलने वाला हार्मोन, के फिर ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL, के तो HCG, ठीक है। याद रखना बेटा HCG जो होता है ये प्रेगनेंसी टेस्ट में इस्तेमाल होते हैं। आप मार्केट में जो है ना हम सुनते हैं कि वो प्रेगा न्यूज के प्रेगनेंसी टेस्ट करने की किट मार्केट में अवेलेबल है ना, आजकल तो मेडिकल स्टोर पे ऐसे ही मिल जाती है। तो जो प्रेगनेंसी चेक करने की जो किट होती है ना वो बेसिकली क्या चेक करती है, वो HCG का लेवल चेक करती है। तो ह्यूमन कोरोनिक गोनोट्रोफिन जो है वो यूरिन से बाहर रिलीज होता है, तो यूरिन में उसका लेवल यदि प्रेजेंट है, यूरिन में यदि HCG प्रेजेंट है मतलब 100% 101% प्रेगनेंसी है, ठीक है। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के याद रखिए के मतलब जो प्लासेंटा भी एंडोक्राइन टिश्यू के समान व्यवहार करता है, इसके जो मेन हार्मोन है वो HCG होता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि HCG जो होता है ना ये प्रोजेस्टेरोन के समान फंक्शन करता है, ये एंडोमेट्रियम को जो है बनाए रखने में रोल प्ले करता है इनिशियल शुरुआत में, जब तक कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल और अधिक ना बढ़ जाए। क्योंकि अभी इस समय क्या होता है कि जैसे प्लासेंटा बनता है तो अभी और अधिक प्रोजेस्टेरोन की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी अपने आप को तैयार कर रही होती है और अधिक प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए, लेकिन उस समय टाइम बीइंग के लिए जो है HCG काम को संभाल लेता है। क्या फिर ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन HPL हुआ, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये हमको प्लासेंटा से देखने मिलते हैं। प्रेगनेंसी के लेटर फेज में, बाद प्रेगनेंसी के आखिर में जब बच्चे का जन्म होने की बात आती है, यानी लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें, आखिर में जन्म होने के समय तक पहुंच गए, तब एक हार्मोन रिलैक्सिन जो है वो भी ओवरी से इज आल्सो रिलीज फ्रॉम द ओवरी के, यानी ओवरी एक हार्मोन रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सिन के। मतलब देयर आर फ्यू हार्मोन, ध्यान, देयर आर फ्यू हार्मोन व्हिच आर स्पेसिफिक टू प्रेगनेंसी। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिनका संबंध केवल प्रेगनेंसी से HPL HCG और रिलैक्सिन के, HPL HCG और रिलैक्सिन केवल प्रेगनेंसी में आपको देखने मिलेंगे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए
तो पहले बात करते हैं एससीजी के बारे में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन के, बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो हार्मोन है के। तो हमने कहा कि जो एससीजी है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन है, वो किससे रिलीज होता है? तो याद रखना बेटा, वेरी वेरी एम के, इट इज सीक्रेटेड बाय द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल से जो है वो सीक्रेट होता है, ठीक है ना? ठीक है, प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलएच के, इसमें एलएच के समान प्रॉपर्टी होती है। मतलब मैंने कहा ना, ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो कैसे करता है ये कार्पस ल्यूटेम को स्टेबल करता है, मोर प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने के लिए। तो ये क्या होता है? एलएच के समान काम करता है। इट टेक्स द जॉब ऑफ पिट्यूटरी एलएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के एलएच का काम संभालता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम, ये क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम एलएच ल्यूटिजाइंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। और इट स्टिमुलेट इट टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है ना? मैंने यही कहा ना आपसे बेटा, मैंने कहा आपसे कि एससीजी हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन के काम मतलब प्रोजेस्टेरोन को काम संभालने के लिए तैयार करता है। तो ऐसा मत सोचना कि एससीजी प्रोजेस्टेरोन बन जाता है, ऐसा नहीं होता बेटा। एससीजी जो होता है वो आपके एम्ब्रियो की ट्रोफोब्लास्टिक सेल से निकलता है। ये एलएच ल्यूटिजाइंग हार्मोन के एग्जैक्टली समान होता है और ये उसको मिमिक करता है। कोई पूछता है आपसे कि एससीजी किस हार्मोन को मिमिक करता है, तो ये एलएच को मिमिक करता है। क्या काम करता है? कार्पस ल्यूटियम को स्टेबल करता है और मोर प्रोजेस्टेरोन को रिलीज से करवाता है, क्या? एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन के। याद रखिएगा कि जो एससीजी होता है इसके प्रभाव में प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जस्ट बिकॉज ऑफ द एससीजी को। एससीजी जो है वो क्या करता है? इसको प्रिवेंट करता, रोकता है इसको, ठीक है? ड्यू टू हाई प्रोजेस्टेरोन द म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज इन द सर्विक्स के। प्रोजेस्टेरोन का लेवल अधिक होने के कारण क्या होता है बेटा कि सर्विक्स के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन कई गुना बढ़ जाता है और इससे क्या होता है? इससे सर्विक्स वाला हिस्सा इतना अधिक सिक्रेशन होता है कि सर्विक्स वाला हिस्सा ब्लॉक हो जाता है। कि वहां पे जो म्यूकस जो निकलता है वो म्यूकस सेमी सॉलिड होता है, जेली के समान, वहां पे एक प्लाग बनाता है और उससे बंद कर दिया था, उसको बंद कर दिया ताकि ऐसा ना हो कि जो है वो जो इंटरनल टिश्यू जो है बाहर निकल जाए या फीटस जो है वो एक्सपेल कर जाए, ठीक है ना? क्लियर? तो एक प्रोटेक्टिव प्लग बनता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना बता के। तो एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन किससे निकलता है? ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल से निकलता है। ये किस हार्मोन के समान मिमिक करता है? एलएच के समान मिमिक करता है। किस हार्मोन का लेवल बढ़ाता है? प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ये? क्योंकि ये एलएच के समान व्यवहार करता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को स्टेबल करता है और इसको स्टिमुलेट करता है मोर प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करने के लिए। इसके अलावा ये मेंस्ट्रुएशन को रोकता है और ये म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ाता है सर्विक्स के अंदर, जिससे कि एक प्लग बनता है, सर्वाइकल प्लग बनता है जो प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स को बंद करता है, ब्लॉक करता है उसे, वो, ठीक है ना? क्लियर? इफ इम्प्लांटेशन ऑकर्स ए पोर्शन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस बिकम मॉडिफाइड एंड इज कॉल्ड डेसिडुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? यानी जब इम्प्लांटेशन हो चुका होता है तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम का एक हिस्सा जो होता है वो अपने आप को जो है मॉडिफाई करता है और अपने आप को डेसिडुआ। और आप बताओ को डेसिडुआ जो हिस्सा होता है ना, ये एंडोमेट्रियम का एक ऐसा हिस्सा होता है, समझ लीजिए आपके प्लेट के समान है। मतलब क्या है कि यूट्रस में एम्ब्रियो अपने आप को इंप्लांट किया। यहां पर मान लो एम्ब्रियो का इंप्लांटेशन और प्लासेंटा बन गया इसमें, ठीक है? हमने समझने के लिए हमने कहा आपसे कि ये, ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा था कि यूट्रस की वॉल हमें दिखाई पड़ रही है, हमें यूट्रस की वॉल दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना? ठीक है, ये हमने कहा कि प्लासेंटा, ये प्लासेंटा बन गया है, क्या? और ये क्या है? ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये एम्ब्रियो जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है ना? क्लियर? तो इन फ्यूचर क्या होगा कि हमें एम्ब्रियो को अलग करना पड़ेगा, जन्म देना पड़ेगा बच्चों। तो क्या होता है कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम का वो हिस्सा जिसको अलग करना होता है इन फ्यूचर, उसको ऐसे यहाँ पे एक जो है प्लेट के समान स्ट्रक्चर बन जाता है जो एक डिफरेंट थोड़ी कंसिस्टेंसी का होता है, हम डेसिडुआ बोलते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये हिस्सा टूट के अलग आता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने आपको ये वाला इमेज दिखाया था, कहाँ गया आपका प्लासेंटा का इमेज दिखाया था मैंने आपको, देखिए जो ये वाला, ठीक है ना? ये जो है ना, जो निकला है पूरा प्लेट के समान, कटोरी के समान जो ऊपर से हिस्सा निकला है, ये हिस्सा क्या है? वो डेसिडुआ। दिस इज दी, ये क्या है? ये ही डेसिडुआ वाला हिस्सा है, एंडोमेट्रियम का हिस्सा, ठीक है ना? ठीक। तो क्या कहा मैंने आपसे? मैंने कहा डेसिडुआ इज शेड व्हेन फीटस इज डिलीवर्ड। जब बच्चा डिलीवर होगा तो डेसिडुआ बाहर निकल आएगा, ठीक है? याद रखिएगा, प्रेगनेंसी टेस्ट में हम जिस हार्मोन का पता लगाते हैं यूरिन में, वो हार्मोन कौन सा है? वो होता है एससीजी। के प्रेगनेंसी टेस्ट में हम जिस हार्मोन का पता लगाते हैं वो हार्मोन क्या होता है? वो होता है एचसीजी हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है, ठीक है? क्लियर? एम्ब्रियो टर्म का मतलब क्या होता है बेटा? डेवलपिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम कंसेप्शन टू द एथ। याद रखना बेटा, यानी पूरे समय फीटस कब बोलते हैं, एम्ब्रियो कब बोलते हैं, याद रखना।
यानी जब कंसेप्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तब से लेकर 8 वीक के समय तक के 8th वीक 8 वीक यानी 8 वीक के समय तक हम इसको एम्ब्रियो बोलते हैं कि 8 वीक यानी 8th वीक से लेने के बाद में जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक हम फीटस बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं उसको हम, क्या ठीक है ना। एम्ब्रियो आप जो है फीटस बोलते हैं उसको हम, ठीक। तो याद रखना, तो फीटस वर्ड कब से कब तक यूज होता है, ये 8th वीक यानी आफ्टर 8th वीक, 9th वीक यानी 8th वीक खत्म होता है तो हम उसको फीटस बोलने लगते हैं हम। तो ये छोटी छोटी बातें कई बार हमें ध्यान नहीं रहती हैं। तो एम्ब्रियो जो है वो कंसेप्शन यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर जो है वो जो है आपका 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के 8th वीक तक जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। और 8th वीक के बाद जो है वो टिल बर्थ, जन्म तक के समय को हम क्या बोलते हैं, हम जो है फीटस टर्म का हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। लेट्स रिमेंबर दैट एचसीजी, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के यदि एक वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है तो उसकी बॉडी में आपको HCG, HPL और रिलैक्सिन देखने नहीं मिल सकता है। दीज आर दी हार्मोन। HCG, HPL और रिलैक्सिन वो हार्मोन होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए स्पेसिफिक हार्मोन होते हैं, ठीक है, क्लियर। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना, कई गुना लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हम जो है देख पाते हैं कि थायरॉक्सिन का लेवल भी बढ़ गया होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और याद रखिए प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। तो देयर आर सम टाइम, क्या आपने देखा होगा कि सम टाइम जो है फीमेल्स का बिहेवियर भी थोड़ा चेंज आता है उस समय के, और जो है अब आगे हम और बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। तो अभी लेकिन तब बता दूं आपको कि जो है सेंसेस ऑफ फ्रेग्रेंस का यानी गंध का सेंस जो होता है, कि फूड का जो टेस्ट है वो सब भी बदल जाता है। हार्मोन के इतने परिवर्तन होते हैं कि खाने का स्वाद कुछ और आने लगता है, ठीक है। जो सुगंध है उसका उसको लेकर सेंसिटिविटी कई बार बढ़ जाती है, कई बार घट जाती है। तो ये सब को क्योंकि बड़े पैमाने पर हार्मोन में परिवर्तन होते हैं यहाँ पे। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ये सब कुछ इसलिए होता है कि फीटस ग्रो कर सके और मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखा जा सके, इसके लिए ये हार्मोन्स के सारे लेवल जो है वो बदल जाते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो एंड इमीडिएटली आफ्टर इंप्लांटेशन के तुरंत बाद द इनर सेल मास, जो इनर सेल मास एक्चुअल एम्ब्रियो में आता है, ये अपने आप को डिफरेंशिएट करता है। आउटर लेयर यानी आउटर लेयर बनता है एक्टोडर्म, देन बनता है इनर लेयर एंडोडर्म बनता है। देखो बेटा, जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं वो 3 तरह की होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। के बीच वाली लेयर जो होती है वो होती है मेसोडर्म होती है। तो पहले एक्टोडर्म बना, देन एंडोडर्म बना, उसके बाद फिर जो है मेसोडर्म बनता है, बीच में मेसोडर्म बनता है, दोनों के बीच में, ठीक है ना बेटा, है ना। और ये 3 लेयर जो होती है वो सारे ने एक ह्यूमन बॉडी के सारे ऑर्गन, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने लिखा था कि गोनाड्स जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। कि तो इसका मतलब क्या है, मतलब कौन सी जर्मिनल लेयर से वो ऑर्गन बने हैं ये हमें मालूम चल जाता है इससे हम, ठीक है ना, क्लियर। It need to be mentioned here that inner cell mass contains certain cells called stem cells। के एम्ब्रियो के अंदर आपको स्टेम सेल्स देखने मिलती हैं। जो इनर सेल मास है उसमें कई सेल ऐसी होती हैं जो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, किसी भी बॉडी पार्ट को बना सकती हैं, उनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। तो जो एम्ब्रियो होता है, दे आर द गुड सोर्स ऑफ द स्टेम सेल्स के which have potential to give rise to all the tissue and organ। उनमें सभी टिश्यू ऑर्गन बनाने की क्षमता होती है स्टेम सेल्स में, ठीक है। तो अब हम कहां पहुंच गए बेटा, हम यहां पर हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो उसमें हमको एम्ब्रियोनिक लेयर्स देखने मिलेंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म देखने मिलेगी हमें, ठीक है ना। जो इनर सेल मास है उसमें कुछ हमको स्टेम सेल्स देखने मिलेगी। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से ही शुरुआत करेंगे हम उसको, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम इतना ही देखेंगे क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है और हमें इस पर क्वेश्चन भी लगाने हैं हमको यहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होना चाहिए इस चैप्टर की, जहां पर हम जो है इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, देन नेक्स्ट चैप्टर में हम मूव करेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.